हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी सीरीज चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग 68th के पेपर को स्टार्ट किए थे, अभी तो वही चल रहा है। तो आधा पेपर हो चुका था, 51 तक हो चुका था। आज हम लोग 50 से जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डायरेक्ट जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाउ मेनी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। इंडिया में कितने मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, यानी कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन कितने हैं। तो आंसर जो है वो इसका 8 है। हम लोग देख लेते हैं कि 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वो कौन कौन है। देखिए, एक है आपका दिल्ली, गुरुग्राम, दिल्ली मेरठ बेल्ट। यहाँ पे आपका क्या है, बहुत सारे उद्योग। दिल्ली में बहुत सारे उद्योग हैं। आप लोग जानते हैं कि यूपी बिहार से लोग माइग्रेट करके दिल्ली मुंबई कमाने जाते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। ठीक है, बहुत सारा जैसे कि सबसे बड़ा जो सैमसंग का जो फैक्ट्री है वो भी नोएडा में लगाया गया, तो वो इसी बेल्ट में है, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ बेल्ट। दूसरा है आपको गुजरात का अहमदाबाद बड़ौदा, ये भी मेजर इंडस्ट्रियल जोन है। तीसरा है आपका मुंबई पुणे बेल्ट, जो मेन है मुंबई पुणे। चौथा है आपका केरला में कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। ठीक है, पांचवा बेंगलुरु और चेन्नई एक साथ आ जाता है, बेंगलुरु चेन्नई बेल्ट। छठा है विशाखापट्टनम। और सातवां है छोटा नागपुर रीजन। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा का प्लांट है जमशेदपुर में। ठीक है, दुर्गापुर है, भिलाई है, ये सब यहाँ आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में। ये हो गया सातवां। और आठवां है कोलकाता हुगली बेल्ट। ये तो पुराना इंडस्ट्रियल जोन है, अंग्रेजों के टाइम से ही कोलकाता जो है वो अच्छा इंडस्ट्रियल जोन था। तो ये आपको याद कर लेना है। टोटल 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में। 8 कौन कौन से हैं वो आप लोग देख लीजिए, कहाँ कहाँ पे मेजर जोन है, तो याद हो जाना चाहिए। जैसे 4 तो हो गया आपका कलकत्ता हुगली बेल्ट, दूसरा हो गया दिल्ली वाला, तीसरा हो गया मुंबई और चौथा हो गया बेंगलोर चेन्नई। फिर छोटा नागपुर के पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। गुजरात, अभी आप लोगों को पता है हर चीज़ के लिए गुजरात फेमस है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ से आते हैं। फिर विशाखापट्टनम हो गया और कोल्लम तिरुवनंतपुरम बेल्ट। ठीक है, तो देखिए ये सब इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज कहाँ पे होता है, ज्योग्राफी में एक आपको आता है चैप्टर, उसका नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कहीं इंडिया में चाहते हैं कि इंडस्ट्री खोलना, तो आप कहाँ खोलिएगा। क्यों बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो लोकेशन चाहिए इंडस्ट्री के लिए, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं लोकेशन के लिए, वो लोकेशनल फैक्टर बिहार में कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसीलिए जो लोग हैं वो बिहार में आके इंडस्ट्री नहीं खोलते हैं, फैक्ट्री नहीं खोलते हैं। तो वो क्या है, क्या क्या लोकेशनल फैक्टर चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्रीज को, कहाँ आप लगाएंगे। सबसे पहला चीज़ है रॉ मटेरियल, जहाँ आपको मिलेगा कच्चा माल, वहाँ आप इंडस्ट्री लगाएंगे। कच्चा माल बिहार में क्या चीज़ है, कच्चा माल कुछ वैसा तो होता नहीं है खास। बिहार में मुख्य रूप से तो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी जो है आपको राइस है, तो राइस मिल ज़्यादा बिहार में, तो राइस मिल है ही, राइस व्हीट। इसके अलावा और तो कुछ खास उगाया नहीं जा रहा है। जूट उगाया जा रहा है, तो जूट का भले इंडस्ट्री जो है वो बिहार में लगाया जाता है। मखाना उगाया जाता है, मखाना इंडस्ट्री पे भी सरकार फोकस कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरा चीज होता है पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आप समझ लीजिए बिजली। फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री को चलाने के लिए मशीन बड़ी बड़ी, उसको चलाने के लिए आपको चाहिए बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तीसरा चीज है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब वहां तक पहुंच पथ होना चाहिए, रोड वगैरह होना चाहिए। आप देखिए कि क्या कोई भी फैक्ट्री जो है कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट में तो कोई जोन नहीं है आपका, है ना। ये जो हम लोग देखे नॉर्थ ईस्ट साइड में तो कोई जोन नहीं है, ऊपर में भी नहीं है सिक्किम हिमाचल साइड। क्यों, क्योंकि पहाड़ है ना वहां पे, कहाँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का तो कोई साधन नहीं है ना। रोड उस तरह के नहीं है कि बड़ा बड़ा जो रॉ मटेरियल है वो इधर से उधर, लोहा कोयला, उसको ट्रेवल नहीं करा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का अच्छा साधन
होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए। उसके बाद जमीन, ठीक है, जमीन भी अच्छा होना चाहिए, पहाड़, पठार, मैदान। तो बिहार तो सबसे अच्छा जमीन है, मैदानी इलाका है, मगर यही है कि बिहार में का जो मिट्टी जमीन है ना वो खेती के लिए अच्छा है। अब खेती वाले जमीन पे अगर फैक्ट्री लगा देंगे तो फिर खेती कहाँ करेंगे? तो इसीलिए सही जगह देख करके आदमी क्या करते हैं, लैंड भी देखना होता है कि किस साइट पे कहाँ पे जो है फैक्ट्री लगाई जाएगी। बहुत जगह होता है कि फॉरेस्ट को काट करके लगाया जाता है, तो वो भी गलत है, फॉरेस्ट में भी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है लेबर, वहाँ लेबर मिलना चाहिए। लेबर तो बिहार में बहुत ज़्यादा है भाई, लेबर तो लोग बाहर जा रहा है क्योंकि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रहा। अगर बिहार में फैक्ट्री लगता है तो लेबर तो उसको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, लेबर का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। मगर आजकल है कि कहीं फैक्ट्री लगाओ, लेबर तो दूर दूर से आ जाता है, तो लेबर मिल ही जा रहा है। उसके बाद है मार्केट, मार्केट के पास होना चाहिए, मतलब लोग खरीदे, माल खरीदे जो भी बन रहा है। उसके बाद है कैपिटल, ठीक है, पूंजी, पूंजी होना चाहिए। बिहार में पूंजी उतना है नहीं, पूंजीपति लोग नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पूंजी कहाँ है? मुंबई में बहुत पूंजी है भाई, गुजरात में, ठीक है। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहाँ पे ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पूंजीपति लोग हैं, तो कैपिटल का भी जरूरत होता है, फैक्ट्री लगाने के लिए पैसा चाहिए। और अगला है गवर्नमेंट पॉलिसीज, माने सरकार की पॉलिसी भी वैसी होनी चाहिए कि सरकार जो है वो टैक्स फ्री कर दे, आसानी से लाइसेंस दे दे, बिजली बिल वगैरह, बिजली का जो कनेक्शन वो आसानी से मिल जाए। यानी सरकार का पॉलिसी भी इंडस्ट्री लगाने के लिए वैसा होना चाहिए। जैसा बिहार में तो उस तरह का नहीं पॉलिसी है, ठीक है। तो फैक्टर क्या क्या है इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए? तो ये सब फैक्टर, ये सब रहेगा तभी इंडस्ट्री कहीं पे भी सेटअप होता है। एक आध तो फैक्टर, मान लीजिए लेबर नहीं मिला तो लेबर तो बाहर से ले आएंगे, है ना। मार्केट अगर आसपास नहीं है तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, रोड अच्छा है तो मार्केट तक पहुंचा दिया जाएगा सामान को, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो आपका क्वेश्चन था कि कितने इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, तो हो गया आपको 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेज इन इंडिया? इंडिया में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल माने इसमें से कौन कौन है? तो इंडिया में देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पे जो इंडस्ट्री लगाई जाती है उनको टैक्स में फ्री दिया जाता है, ठीक है, इंसेंटिव्स दिया जाता है, लोन जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। तो ऐसा रीजन जैसे कि खास करके गुजरात का जो एरिया है या फिर बेंगलोर है, ठीक है, चेन्नई है, तो वहाँ पे क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी तरह से दूसरा भी होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे जो फैक्ट्री लगता है वो फैक्ट्री का काम होता है कि वो जो भी सामान बनाएगा उसको वो एक्सपोर्ट करेगा, और सरकार भी उसको क्या करती है, बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जोन सब बनाया है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग मतलब कि एक्सपोर्ट में मदद कर होगा हम लोग को, ऐसा ऐसा फैक्ट्री बनेगा जो चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा, और जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा कमाएंगे डॉलर में। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसके बाद है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है, ये भी सेम ही चीज़ है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट दोनों सेम ही चीज़ है। और डी है ऑल दी अबव, तो यस इंडिया में ये सभी चीज़ें चलती हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहले होता था, उसी को चेंज करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर दिया गया था। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो तो है ही, सबसे पहला एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है वो कांडला पोर्ट जो है उसको बनाया गया था। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। कल पोर्ट वाला हम लोग पूरा सेक्शन पढ़े थे, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 48 नंबर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ बीन लोकेटेड? इनमें से किस जगह पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाया जाना चाहिए? आप बताइए कि इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे है? ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ना वो यहाँ पे है, इस रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, ठीक है। जमशेदपुर में है, बोकारो में है, फिर दुर्गापुर में है, फिर छत्तीसगढ़ के भिलाई में है, ठीक है, ज़्यादातर इसी रीजन में है। तो क्या है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील का इंडस्ट्री है? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल क्या है? छत्तीसगढ़ से लोहा मिल जाता है, ठीक है। बैलाडिला की खान छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे लोहा बहुत अधिक मात्रा में है, पहला चीज। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे कोयला भी, झरिया वगैरह से कोयला भी मिल जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल
बहुत आसानी से उपलब्ध है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि वाटर है, बहुत सारी नदियां हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है पानी के माध्यम से, शिप के माध्यम से, ठीक है, बिजली वगैरह मिल ही जाता है। लेकिन मुख्य जो कारण है यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री होने का वो है रॉ मटेरियल। तो वही आपसे, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए कि क्या क्या लोकेशनल फैक्टर होता है। बाकी 48 का आंसर हो जाएगा आपका नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आयरन इंडस्ट्री कहाँ लगना चाहिए? रॉ मटेरियल के पास में लगना चाहिए। नेक्स्ट है 47 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्लान डेवलपमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया। ये भी हम लोग कल के वीडियो में बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे कि प्लानिंग जैसे इंडिया में 5 ईयर प्लान पहले चलता था, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, और ये हम लोग यूएसएसआर से लिए थे, और सबसे पहला जो है वो शुरू किया गया था 1951 से। उसी में से प्लान्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, 1951 टू 56 पहला पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था, योजना आयोग का, जो बाद में बदल के नीति आयोग बन गया। तो काफ़ी डिटेल्स हम लोग कल के वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं, और सेम ही क्वेश्चन दोबारा पूछा है रिपीट करके। नेक्स्ट है 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली इन ऑपरेशन इन इंडिया। इनमें से कौन कौन सा घरेलू उद्योग, हाउस होल्ड इंडस्ट्री मतलब होता है घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग मतलब होता है कि जिसमें कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें महिलाएं ज़्यादा होती हैं, 10 लोग मैक्सिमम 10 लोग इन्वॉल्व होते हैं, महिलाएं अधिक होती हैं उसमें, छोटे स्तर पे होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं होता है, हाथ से सामान को बनाया जाता है, ठीक है, मशीन का उपयोग कम होता है, वो सब होता है घरेलू उद्योग, इसका पूंजी कम होता है। तो इसमें से कौन कौन घरेलू उद्योग है? तो पोल्ट्री फार्मिंग तो ऑफ कोर्स है घरेलू उद्योग। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गा पालन, मुर्गी जो पालन किया जाता है, अंडा उंडा, तो ये घरेलू उद्योग है। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन, ठीक है, रेशम कीट। तो ये रेशम बनाने के लिए सिल्क वगैरह का बिजनेस किया जाता है। तो ये सब घरेलू उद्योग में ही आता है इंडिया में। बहुत बड़ा स्तर पे ये सब का काम जो है वो अभी नहीं चल रहा है। थोड़ा बहुत किसी किसी के यहाँ आप देखे होंगे कि मुर्गा फार्म खोले रहता है, पर वो भी बहुत बड़ा नहीं होता है, वो भी छोटा ही हुआ एक तरह से, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व नहीं है, ज़्यादा पूंजी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, द phase wise operation flood program, operation flood have been launched in which of the following year। ऑपरेशन फ्लड जो है ये स्टार्ट किया गया था, दूध से संबंधित था। इसमें लोग जो है ना, वो जो ग्वाले थे, उन्होंने दूध का दाम देखिए इतना कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि ग्वाला सब दूध को बेचने की बजाय क्या किया कि रोड पे जाके बहा दिया था। तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड, फ्लड दूध का फ्लड। और इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। और ये किस लिए था? दूध के लिए था। इसके जो मेन सूत्रधार थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये स्टार्ट किए थे ऑपरेशन फ्लड इंडिया में। और इनका इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो डेयरी का है, डेयरी का अच्छा से डेवलपमेंट हो, इंडिया जो है वो दूध के मामले में सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है, आत्मनिर्भर बने। और इनका जो ये श्वेत क्रांति था, इसको करने से क्या हुआ कि इंडिया जो है वो 1998 तक वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे आ गया था, ठीक है, दूध के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे। तो ऑपरेशन फ्लड इनके द्वारा चलाया गया था। और इस ये जो है फाउंडर हैं अमूल के भी, ठीक है, अमूल के फाउंडर है। और अमूल में यही होता है ना, सारे जो ग्वाले हैं वो आपस में मिल करके अपना दूध जो है वो एक जगह जमा करते हैं, फिर वहां से वो बिकने जाता है, फिर उसका कई तरह का सामान बनता है, वो बिकता है। तो ये सब किया गया। तो ये क्वेश्चन है कि ये कब शुरू किया गया? 1970 में शुरू किया गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये देखिए बहुत फेज में हुआ था, फेज वाइज ऑपरेशन इसी में लिखा है। पहला फेज 1970 में हुआ था, फिर 80 से 83 भी चला था। तो ये सब इसका आंसर सही है। 1994 तक चलता रहा। 1998 में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो गया था वर्ल्ड में। अभी भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, ठीक है, कंज्यूमर भी इंडिया वैसा ही है दूध का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, हाउ मेनी मेजर क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन ऑफ इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय रफीउल्लाह। देखिए
बीपीएससी में क्या है ना कि बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा जिसका आंसर गलत होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं तो उसका मार्किंग सभी बच्चा को सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, तो उसमें अगर कोई गलत क्वेश्चन है तो उसमें आपको डरने का जरूरत नहीं, उसका मार्किंग तो मिल ही जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एक तरह से गलत ही क्वेश्चन है, क्योंकि रफ़ीउल्लाह जो थे इन्होंने क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन को एग्जैक्टली नंबरिंग जो है वो नहीं दिया था। ये एक फॉर्मूला दिए थे और बताए थे कि फॉर्मूला के आधार पे निकाला जा सकता है कि कौन से रीजन में क्या मेजर क्रॉप कॉम्बिनेशन है। क्या समझ में आता है? देखिए, क्रॉप कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्रॉप माने फसल, कॉम्बिनेशन माने कि कुछ फसलों को मिला करके, मतलब कि किस इलाके में कौन कौन सा फसल को मिला करके उगाया था। जैसे बिहार है तो बिहार जो है वो एक राइस और जूट का ये है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है बिहार का। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र, गुजरात ये सब है तो वहाँ पे है आपको कॉटन। ठीक है, कॉटन और राइस वो भी उगाता है, मिलेट्स भी उगाता है, कॉटन और मिलेट्स। तो ये हो गया क्रॉप कॉम्बिनेशन, यानी कि एक साल में मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जो अपने खेत में अलग अलग टाइप का फसल उगाते हैं। कभी गेहूं उगा दिए, गेहूं के बाद फिर दाल उगा दिए, दाल के बाद फिर चावल उगा दिए, तो अलग अलग सरसों उगा दिए, गन्ना उगा दिए, सूरजमुखी उगा दिए। मतलब कि अब ये भी कुछ उगाए, फिर जब वो हो खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ और उगा दिए। इसी सब को बोलते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन। अब बहुत बार होता है कि 2-3 फसल एक साथ उगा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने कुछ भी क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई नहीं किया था मेजर क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन। जो ये थे इन्होंने, रफ़ीउल्लाह जी, इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि किसी भी रीजन का मेजर क्रॉप कौन सा होता है। कोई भी खेत में मान लीजिए कि 50% जो है ना क्षेत्र में जो फसल को उगाया जाता है वो उसका मेजर फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसीलिए हम लोग 43 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में किस साल ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति। बार बार हम लोग अपने वीडियो में इसके बारे में पढ़े हैं कि ये जो है 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ कि इसका जरूरत महसूस हुआ कि भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जो भोजन है उसको उगाने में, फसल उगाने में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मगर इंडिया में जो बीज वगैरह था वो उतना ज़्यादा उपज जो है उसका नहीं होता था। मान लीजिए कि 1 किलो बीज रोपे हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो 3 किलो फसल उपजता था। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे मैक्सिको के, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कोई और है। तो इन्होंने एक ऐसा गेहूं, ठीक है, एक ऐसा, ठीक है, गेहूं का बीज इन्होंने उगाया था जो कि बहुत ज़्यादा जो उसका उपज था मैक्सिको में। फिर वहीं से इंडिया भी जो है वो बीज लेके आया। इंडिया में थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनको इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वो फिर इसको आगे बढ़ाए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मुख्य रूप से देखिए 3 चीज जो है ना वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा गया। पहला है HYV सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड, जो कि गेहूं का सीड था जो लाया गया था मैक्सिको से। वो हाई यील्ड वेराइटी सीड था, मतलब 2-3 वो सीड को मिला करके उसको बनाया गया था। फिर दूसरा चीज़ है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त करनी थी इसमें। और तीसरा चीज़ था केमिकल्स का यूज ऑफ केमिकल मतलब फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज खेतों में किया जाएगा। जब ये तीनों चीज़ मिल के रहेगा ना, इरिगेशन होगा, हाई यील्ड वैरायटी सीड का प्रयोग करेंगे और केमिकल्स का यूज़ करेंगे, तो अपने आप उपज बढ़ेगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उपज बहुत ज़्यादा बढ़ा और इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर हो गया और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करने लग गया जो फूड ग्रेन था उसका। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब शुरू किया गया? 1967 में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया का भी का क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब भी वही होता है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक क्षेत्र में, एक मान लीजिए किसी का खेत है तो वो उसमें कितना फसल जो है वो उगाता है। मान लीजिए कि
एक साल में वो कितने फसलों को उगाते हैं। बहुत लोग होते हैं कि अपने खेत में 3-4 फसल एक साल में उगा लेते हैं। कभी गेहूँ उगा लेते हैं, फिर गेहूँ खत्म हुआ तो फिर मूंग उगा लेते हैं, मूंग खत्म हुआ तो फिर राइस उगा लेते हैं। यही होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मगर इसका फॉर्मूला कुछ और होता है। ये है, देखिए, इंडियाज करेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेटेड एज अ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय द नेट शोन एरिया। और ये कितना है, 155.4। फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता। तो फॉर्मूला है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बाय नेट शोन एरिया। ठीक है, ये है 155%। तो 155% तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए बताइए। 149 आप लगा सकते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो डेटा वाला पूछ रहा है, परसेंटेज वाला, उसमें आप देख रहे होंगे कि आसपास का डेटा जो है वो आपको लगाना है। हो सकता है कि उसको बीपीएससी मान्यता दे कि हाँ जो है उसका क्वेश्चन यही आंसर है तो ठीक है, या फिर अगर ये आंसर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन को ही बीपीएससी गलत मान्यता देगा। अगर क्वेश्चन ही गलत हो गया तो 1 नंबर तो सबको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको आंसर वहाँ पे देना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो टेंशन लेना नहीं है। नेक्स्ट है 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली इरीगेटेड स्टेट। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इरीगेटेड स्टेट है, माने सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है, अभी हम लोग बात किए थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में सिंचाई की बात आई थी, उसी समय से शुरू हुआ। और ग्रीन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के किसान जो है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ग्रीन रिवॉल्यूशन से हुआ। बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे खेत, क्योंकि वहाँ का जो खेत है ना बहुत बड़ा बड़ा है, बिहार की तरह नहीं टुकड़ा टुकड़ा में बंटवारा किया हुआ नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े खेत हैं, तो वहाँ पे सरकार जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। खूब लोग ज़मीन से पानी निकाल निकाल के एकदम इरीगेशन किया, इसीलिए वहाँ पे ना ग्राउंड वाटर भी पूरा सूख गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा इरीगेशन जो है वो वहीं होता है, पंजाब में। ठीक है, तो ये याद रखिए, हाईली इरीगेटेड स्टेट पंजाब। और लोएस्ट, अगर लोएस्ट पूछता है, लोएस्ट इरीगेटेड स्टेट क्या है, तो वो है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में इरीगेशन सबसे कम है। और टोटल इंडिया में जितना भी खेत है ना, 52% जो है वो इरीगेटेड, मात्र 52% इरीगेशन जो है वो इंडिया में होता है, इरीगेटेड है। ज़्यादातर खेत भारत में अभी भी वर्षा जल पे ही निर्भर करता है कि बारिश का पानी होगा तो खेत में मिल जाएगा सिंचाई। केवल 52% जो है उतना में ही इरीगेशन होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इरीगेशन इंडिया में किस चीज़ से होता है, आप ही लोग बताइएगा कि नहर से सबसे ज़्यादा इरीगेशन होता है, या फिर तालाब से होता है, या फिर ग्राउंड वाटर से होता है, या ट्यूबवेल वगैरह से होता है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे ज़्यादा इरीगेशन इंडिया में किस चीज़ से हो रहा है, सबसे ज़्यादा सिंचाई। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ये यहाँ तक था। इसके आगे हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। कहीं कुछ लग रहा हो कि कुछ कहीं गलत बता दिया गया है तो उसको भी आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। और बीपीएससी संबंधित कोई समस्या हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।